नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, यदि आप सभी को उनकी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल तक्षशिला यूके पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उन्हें देखिए और अच्छे से ज्ञान का अनुभव कीजिए। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है यह है उद्यम का विलोम क्या है। तो ऑप्शन ए है उद्दित, बी निरुद्यम, सी विनित या डी विनय। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरुद्यम। देखिए अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए उद्दित की, तो इसका विलोम होता है आपका विनित। क्या होता है? विनित। ठीक है। और बात करूं विनय की, तो इसका होता है उद्धत। ठीक है, उद्धत का विनय, उद्दित का विनित और उद्यम का निरुद्यम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, अर्कजा किसका पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए सरस्वती, बी नदी, सी यमुना या डी रति। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यमुना। देखिए अर्क का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, अर्क का अर्थ क्या होता है? सूर्य। और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो जो सूर्य से उत्पन्न हुई मतलब सूर्य की पुत्री, और यमुना क्या होती है? सूर्य की पुत्री। तो अर्कजा हो जाएगा यमुना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुख के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं? मुख के आधार पर देखिए जीभ के आधार पर भी होते हैं, मात्रा के आधार पर भी होते हैं, मुख के आधार पर भी होते हैं, नाक के आधार पर भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुख के आधार पर, तो मुख के आधार पर होते हैं आपके 4 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी यानी इसका आंसर होगा। अगर मैं बात करूं जीभ के आधार पर, मात्रा के आधार पर, तो होते हैं 3। नाक के आधार पर बात करूं तो होते हैं 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग होठों के आधार पर बात करेंगे तो भी 2 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक बोध वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बी अक्षय, सी व या डी ब। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह। देखिए ह को 2 नाम से जाना जाता है। एक तो आपका ये बोध वर्ण होता है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा होता है काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि। एक बात और आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो आपका ह होता है ये आपका सघोष होता है और महाप्राण होता है। ठीक है, सघोष महाप्राण होता है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए 52, बी 46, सी 35 या डी 34। देखिए लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 35। और अगर मैं बात करूं बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर मैं बात करूं, तब भी कितने होते हैं? 35 ही होते हैं। लेकिन ध्यान रखना लेखन के आधार पर अगर आप बात करोगे स्वरों की, तो स्वर होते हैं आपके 13 लेखन के आधार पर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपके जो व्यंजन है वो चाहे लेखन के आधार पर हो चाहे उच्चारण के आधार पर हो, ये 35 ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, गुरु भाई में कौन सा समास है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु या डी कर्मधारय। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय में गुरु भाई समास होता है। देखिए गुरु भाई क्या होता है आपका? गुरु का भाई होता है आपका, जैसे एक ही गुरु के पास पढ़ने वाले जितने भी शिष्य होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? गुरु भाई। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, सख्यागमन में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन, बी अयादि, सी यण या डी गुण। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें यण संधि जो है, यण संधि का एक रूल होता है कि य और व के आगे आधा व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे य के आगे आधा व्यंजन है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। लेकिन अगर मैं इसको अच्छी तरीके से विग्रह करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। तो इसमें आ गया बड़ी ई, इसमें आ गया आ, तो क्या बनेगा? ये या। ठीक है, और ख में से आपका स्वर निकल गया जाएगा आधा, तो यानी कि सख्यागमन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यण संधि इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रेलगाड़ी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष या डी
कर्मधारय। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। इसे हम बोलते हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आती है। रेल पर, अब आप कहोगे रेल तो होती है, रेल तो खुद चलती है, रेल पे कैसे गाड़ी चल जाएगी। देखिए रेल आपकी कोई, आप अगर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ रहे हो तो वो बच्चे जानते हैं कि रेल हम लोग बोलते हैं पटरी को जो नीचे बिछी हुई होती है उसे रेल बोला जाता है। अक्सर करके हम रेल समझते हैं इंजन और पूरे डब्बे को। तो रेल आपकी क्या होती है, जो ऐसे इस तरीके से बिछी रहती है ना, उसे बोलते हैं रेल। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। मैंने संज्ञा का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, जितने पद होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इस सवाल में आपका जो संज्ञा बैठेगी जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सर्वनाम एक प्राणीवाचक संज्ञा है। देखिए प्राणीवाचक शब्द है, इसमें शब्द संज्ञा शब्द आएगा, इसमें संज्ञा डाल देगा, प्राणीवाचक संज्ञा शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। सर्वनाम की अगर मैं बात करूँ, एक सर्वनाम हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर हमने 2 सर्वनाम को पढ़ा था, एक तो था कौन और एक था आपका क्या। क्या था वो, एक कौन और एक क्या। मैंने बोला था इसमें जो क्या है वो आपका होता है अप्राणीवाचक, निर्जीव से बोलते हैं अप्राणीवाचक, ठीक है। और जो कौन होता है वो क्या होता है आपका प्राणीवाचक। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, प्राणीवाचक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ में आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, जो सो में हो जाएगा संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 11, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए अ, बी अभ्यु, सी अभी या डी अब। देखिए अगर हम लोग इस सवाल को देखें तो हमें लगता है कि इसमें अ होगा या तो, या अभ्य होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका उपसर्ग छिपा हुआ है अभी, अभी प्लस उदय। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ तो इसमें से निकलेगी ई, इसमें से निकलेगा उ, बनेगा आपका यू, ठीक है। तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी यण संधि का उदाहरण। तो कौन सा बैठेगा इसमें, अभी। और संधि कौन सी है, यण। य और व क्या आ गया, आधा व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत में कितने उपसर्ग माने गए हैं। तो हमने 3 प्रकार के उपसर्ग पढ़े थे, एक संस्कृत, एक हिंदी और एक आपका उर्दू फारसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 13, बी 19, सी 46 या डी 22। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। अगर मैं 13 बात को नहीं होते हैं हिंदी में, ठीक है। बात करूँ मैं किसकी भाई, उर्दू की, तो उर्दू में कितने होते हैं, उर्दू फारसी में ये होते हैं आपके 19। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, उर्दू में आपका ये मात्रा होती है नीचे वाली, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ, इसका अगर 9 एक और लगा दो 19 हो गया। हिंदी में जो है ना आपका ह, इसे पलट दो, ऐसे बना दो, ये हो गया 13। और संस्कृत में देखो एक र ये रहा और एक र यहाँ पे मिलेगा, ये रहा देखो, एक ये रहा, तो इनसे 22 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग आते हैं। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए आ, बी प, सी आपा या डी पा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर आपको आपा शब्द भी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही इसका आंसर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से भी चुनना पड़े तो आप लोग पा ही आंसर लगाना। वैसे तो आप जो भी लगाओगे उसके ऊपर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है वैसे तो, लेकिन आप पा ही लगाना, ठीक है, क्योंकि इसमें पा ही आपका माना गया था पिछली बार, लेकिन आप अभी आप इसका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सौराष्ट्र का तद्भव होगा। ऑप्शन ए सोरठ, बी सोरठा, सी सोरठा या डी राष्ट्र। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोरठा। देखिए सोरठे में जो मात्रा होती है उसमें 2 नहीं आएंगे, ठीक है, 2 मात्रा ही नहीं आती, उसमें कितनी आती है, स पे 1 मात्रा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सोरठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शशधर किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सांप, बी शिव, सी इंद्र या डी चंद्रमा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। वो आपका जो होता है शिव का, वो होता है शशिधर। आप लोगों में से कुछ ने सोचा होगा भगवान शंकर होते हैं, वो आपका शशिधर होता है, ये होता है शशधर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चारों में कौन सा विशेषण है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है समुच्चय, बी क्रम, सी गणना या डी समुदाय। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समुदाय। अगर मैं बात करूं समुच्चय की, तो समुच्चय में आपका होता है दर्जन, जोड़ा,
ठीक है, ये शब्द ऐसे ऐसे जो एक संख्या नहीं होती, लेकिन जब आप इसका नाम लेते हो तो आपको एक संख्या याद आती है, उससे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक विशेषण। क्रम की अगर मैं बात करूँ तो क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, गणना में आएगा 1, 2, 3, ठीक है, ये आ जाएंगे। इसकी डिटेल वीडियो विशेषण की आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सारंग किसका अर्थ नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए घोड़ा, बी सूर्य, सी कपूर, वृक्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये तो पूछ सकते हैं कि सारंग किसका होता है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर यही पूछा जाता है सारंग को लेके कि किसका नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है सूर्य का नहीं होता, बस होता तो बहुत सी चीज़ों का नहीं है, लेकिन आपको सूर्य को ही याद रखना है, ठीक है। वैसे सारंग आपका अनेकार्थी शब्द है, इसके अर्थ बहुत सारे होते हैं, कपूर, वृक्ष, घोड़ा, हिरण, मोर, हाथी, ठीक है। तो ये बहुत सारे शब्दों का क्या होता है, आपका अनेकार्थी होता है सारंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आश्चर्यजनक देखना, बी प्रेम करना, सी धोखा देना, या डी झूठी दिलासा देना या झूठा फंसा लेना किसी को इस तरीके से। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का आपका हो जाएगा, पूरा पीछे हट गया। चलिए हाँ, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झूठी दिलासा देना, ठीक है। तो झूठी दिलासा देना इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए अत्यंत निठल्ला व्यक्ति, ऑप्शन बी पाप करना, ऑप्शन सी खाली बैठे रहना, या डी नकल करना। देखिए, ये सवाल मक्खी पर मक्खी मारना मेरे पास आया था यूपीएसआई में, ठीक है, यूपीएसआई में, जिसमें मेरे 307.85 के नंबर बने थे, मैं रह गया था उसमें, 316 पे मेरिट लगी थी जनरल की, उसमें क्वेश्चन मेरे पास आया था, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा नकल करना, ठीक है, नकल करना। एक होता है मक्खी मारना, वो होता है खाली बैठे रहना, एक होता है मक्खी पर मक्खी मारना, यानी कि मक्खी के ऊपर ही आप मक्खी मारो, नकल कर रहे हो, ठीक है। तो नकल करना इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 11, बी 4, सी 12, या डी 10। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरा यूपीएसआई में नंबर आया था तो मैं ठीक था, लग तो रहा ही था कि मेरिट ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट जो यूपीएसआई था आपका उसमें मेरी जीके बड़ी वीक रह गई थी। जीके मेरी शुरू से काफ़ी वीक है, इसलिए मैं उसमें रह गया था। बाकी तो नंबर बहुत अच्छे खासे आए थे हर चीज़ में। तो बस आप लोग जीके पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जीके अपनी अच्छी करके चली गई। जीके का आजकल हर जगह पे वेटेज अच्छा खासा आ रहा है और अच्छी खासी जीके पूछी भी जा रही है। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी किस्म की जीके पूछ रहा है। आपकी उत्तराखंड भी आसान आ रही है, हिंदी को और आपकी जीके को अच्छा खासा पूछ रहा है। तो आप लोग इन दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है, धुंध में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, या डी भाववाचक। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक। धुंध में क्या होता है? पानी तो होता है, तो पानी होगा तो द्रव्यवाचक में नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निर्माण में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, या डी विसर्ग संधि। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। देखिए नी प्लस मान होता है, नी प्लस मान, नी प्लस मान तो हो जाता है निर्माण, ठीक है। तो विसर्ग संधि इसके अंतर्गत आ जाएगी। आप लोग संधि का चैप्टर जब आप चैनल पे जाके देखोगे वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रखा है। विसर्ग संधि आप देखते ही पहचान सकते हो, आपको कोई भी नियम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा बुक के अंदर 7-8 नियम दे रखे हैं और वो नियम याद भी नहीं रहते, इतने पेचीदा नियम है। और मैंने आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई कि आप लोग बिना किसी नियम के भी बता सकते हो कि हाँ एक विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 20, बी 12, सी 22 और डी 23। अगर मैं विराम चिन्हों की बात करूँ किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, तो कितनी होती है वो? 20। ऑप्शन नंबर ए 20, ये आपको ध्यान रखना है।
विराम चिन्हों की वीडियो मैंने वहाँ पे डाल रखी है, आप जाके उस लेक्चर को भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामासिक चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह कहलाता है? ऑप्शन ए, ये आपको योजक चिन्ह दे रखा है त्रुटिबोधक, ठीक है, विसर्ग, और डी आपको दे रखा है कोमा, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग अल्प विराम। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलते हैं हम लोग सामासिक चिन्ह, ठीक है, सामासिक चिन्ह कहलाता है, इसे योजक चिन्ह भी बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 6 या डी 5। तो भूतकाल के आपके भेद हैं, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 6। अगर मैं बात करूं वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल के भेद होते हैं 5, और बात करूं मैं भविष्य काल की, तो भविष्य काल के भेद होते हैं आपके 3, ठीक है, और भूतकाल के आपको मैंने बता ही दिए। तो ये थे आज के बेहतरीन प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था, यदि आपको इसकी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए हर क्वेश्चन की, तो आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ जाइए और आनंद लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।